हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब को आपके सामने पेश कर रहे हैं डिटेल में। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर प्रमोट किया गया? मतलब उसी कैडर की महिला को आईजी बनाया गया है प्रमोट करके। आंसर होगा सीआरपीएफ। ओके, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो उसने पहली बार नवंबर में अपने कैडर की 2 महिला अधिकारियों को रैपिड एक्शन फोर्स और बिहार सेक्टर के महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्ति दी है। कौन कौन है? एनी अब्राहम, तो उनको रैपिड एक्शन फोर्स में जगह दी गई है, आईजी बनाया गया है। और सीमा धुंडिया, उनको बिहार सेक्टर का आईजी नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार आईजी रैंक तक प्रमोट किया गया है अपने ही कैडर को। अपने ही कैडर का मतलब क्या हुआ? सीआरपीएफ में जो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं वो फिर प्रमोट होकर आगे फिर आईजी पे बने। ओके, तो अब तक किसी भी महिला ने ये मुकाम हासिल नहीं किया था सीआरपीएफ में, और पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, सीआरपीएफ में महिला बटालियन बनाई गई थी 1986 में, और 87 में पहली बार महिला अधिकारी शामिल हुई, और ये दोनों अधिकारी एक साथ एक ही बैच में चुनी गई थी। और 35 साल बाद सीआरपीएफ ने पहली बार महिला कैडर में आईजी जैसी बड़ी रैंक की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो सीमा धुंडिया, उनके बारे में बात कर लें। उनके पिता आर्मी में थे, और ख़ासतौर पर इनको, सीमा धुंडिया को, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिल चुका है। अब बात कर लें एनी अब्राहम को, थोड़ा जानना जरूरी है। उनके माता पिता भेल भोपाल यूनिट में काम करते थे। बचपन भोपाल में बीता, लेकिन मूलतः केरल की रहने वाली हैं एनी अब्राहम। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में लाइबेरिया में महिला जो टीम थी उसकी कमान उन्होंने संभाली थी। इनको भी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला हुआ। ठीक है, तो एक नई अचीवमेंट है। और महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू में भी, तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। सीआरपीएफ की बात कर लें, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। गठन कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। और डायरेक्टर जनरल कौन है? सुजॉय लाल थोसेन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मिसाइल है। क्वेश्चन होगा, AD-1 किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है? आंसर होगा BMD इंटरसेप्टर मिसाइल। BMD का फुल फॉर्म क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। ठीक है, तो इसका पूरा नाम यह होगा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक है, तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में 2 नवंबर को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर जो है AD-1 उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये मिसाइल सभी प्रकार के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, और बहुत ख़ास चीज़ है ये। लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं, जो अगर हमला करने आ रही है और अगर वो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर ही है, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो वहाँ पर उसको डिटेक्ट कर सकता है और जाके उसको नष्ट कर सकता है। इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है AD-1, और लंबी दूरी की जो तमाम दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, तो उन सबको डिटेक्ट करने का काम है। और स्वदेशी रूप से इसको बनाया गया है। इसकी नेविगेशन, मार्गदर्शन, एल्गोरिथम उससे लेस है, शानदार ढंग से। मतलब कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये दुश्मन की जो इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन सबको नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए, एक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास है आकाश। ठीक है, वो कुछ दूरी, मध्यम दूरी तक के जो तमाम हमले हैं उन सबको रोक सकता है, कुछ किलोमीटर तक के। लेकिन ये जो AD-1 है ये बहुत दूर से भी आ रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल अगर बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसको भी डिटेक्ट करेगा, उसको मार डालेगा, वहीं पर ख़त्म कर देगा। पृथ्वी की सतह जो है जहाँ आप रहते हैं उससे 20 से 40 किलोमीटर ऊपर तक जो एंडो एटमॉस्फेरिक जो एरिया रेंज है वहाँ पर जाकर दुश्मन के मिसाइल को नष्ट कर सकता है। ओके, ये तो हो गया
हम शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं। अगर हम लॉन्ग रेंज की बात करेंगे तो धरती से 50 से 150 किलोमीटर ऊंचाई पर, यानी 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर, यानी 100 एटमॉस्फेरिक जो रेंज है वहाँ पर जाकर दुश्मन के बैलिस्टिक हथियारों को बर्बाद कर सकता है। देखिए, इस मिसाइल पर काम चल रहा था वर्ष 2000 से। 2010 के अंत में पहला फेज पूरा हो गया था, दूसरा फेज 2022 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ है अभी। ओके, तो पहले फेज में 2000 किलोमीटर वर्ग में आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता इसमें थी, लेकिन अब दूसरे फेज में जो फाइनल हो रहा है तो 5000 किलोमीटर तक के अगर कोई हमला होता है वहाँ से 5000 किलोमीटर दूर से, तो उसको डिटेक्ट करना और उसको जाकर रास्ते में ही ख़त्म कर देना, ये है काम। और इसका परीक्षण हो गया, भारत ने आसमान में किया और एक तरह से भारत के जो आसमान है उस पर उसका एक सुरक्षा कवच मिल गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हमने रशिया से लिया है, ओके, और काफ़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी है उसके लिए। कौन सा है रशिया से? S-400। तो S-400 लेना पड़ा, लेकिन अगर हम इस तरह से AD-1, AD-2 इस तरह के हम लोग जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बना लेते हैं तो हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ही बेहतरीन सफल तकनीक DRDO ने बना लिया है इंडिया के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। DRDO की बात कर लें, स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय का है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, ठीक है, DRDO के चेयरपर्सन। देखिए, एक और बात मैं चलते चलते इस क्वेश्चन को ख़त्म करते करते बता दूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो एयर सिस्टम का है। यानी जो अगर आप देखें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें आमने सामने युद्ध बहुत कम चल रहा है और उसमें मिसाइलों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, जैसे यूक्रेन के पास एंटी मिसाइल सिस्टम उतने बेहतर नहीं है तो उनके शहरों में जाकर मिसाइलें गिर रही हैं, रूस गिरा रहा है। अगर उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होता और वो दुनिया के अलग अलग देशों से डिमांड भी कर रहा है, लेकिन कोई देश रूस के, इतना बड़ा रूस है, उसके सामने कोई दे नहीं रहा है। जैसे इजराइल का भी एंटी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो शानदार है, लेकिन वो भी नहीं दे पा रहा है। तो अगर किसी देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम होगा तो इसका मतलब है वो बचा रहेगा, ठीक है। कुछ ही अब धीरे धीरे जो वक्त बदल रहा है उसमें युद्ध के तरीके, तकनीक बदल रही है। आमने सामने युद्ध होना ऐसा होता है लेकिन वो कम हो रहा है। अब जो अगर किसी देश से युद्ध होगा तो मिसाइलों का प्रयोग, रॉकेट का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने जा रहा है और होता भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AD-1, ये एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइम दिया है इस पर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और वो ले सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है मात्र 150 रुपये में, कुछ ही दिनों तक वैलिड है ये छूट, मतलब 50% छूट मिल रही है मात्र 150 रुपये में, और 1 साल तक आप मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। PDF मिलता है, मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं और बुक्स में छूट मिलती है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों और यूनियन टेरिटरी उसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 जो अभी जारी हुई है, तो उसमें स्कूली शिक्षा के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो आंसर है उपरोक्त सभी। कौन कौन से राज्य हैं? तो केरल, पंजाब, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र राज्य, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तो ये सब हैं। तो ये 3 नवंबर को इंडेक्स जारी की गई है और इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूली शिक्षा का आकलन किया गया है। तो इसमें 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें जो है टॉप लेवल पे किए हैं, लेवल 2 पर पहुँचे हैं, उनका स्कोर बेहतर रहा। हालांकि लेवल 1 का जो स्कोर था वो शामिल नहीं हो पाए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए कोई भी राज्य, लेवल 2 तक पहुँच पाए। मतलब है इन राज्यों की जो स्कूली शिक्षा है वो उसने बेहतर प्रदर्शन किया है। ओके, लेवल 1 किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी ने हासिल नहीं किया, ठीक है। कई लेवल होते हैं,
आपको मैं एक बार दिखा दूं, ये देखिए पूरा जो दिख रहा है अलग अलग कैटेगरी, तो ये सब अलग अलग लेवल हैं। फर्स्ट लेवल तो खाली है, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जो लेवल है वो आप देख रहे हैं। तो इसके ज़रिए यही है कि राज्यों की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कंपटीशन लाने की एक भावना के तहत ये काम किया गया है। तो किसने ये जारी किया है? ये जो डेटा है और जो इंडेक्स है वो तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने अपनी 23वीं वर्ष मतलब स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय जनजाति नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। और इस कहाँ पर आयोजन किया गया है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे आयोजित किया गया वहाँ पर। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर वर्ष 2000 को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था और इसी दिन छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय जनजाति नृत्य उत्सव की मेजबानी की है। ओके, देखिए हर साल अलग अलग जगहों पर ये राष्ट्रीय जनजाति नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इस बार छत्तीसगढ़ में हुआ है 1 नवंबर से 3 नवंबर तक, और ये तीसरा संस्करण है। पहला राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2019 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। एक साल बाधित भी रहा क्योंकि कोविड-19 की वजह से स्थिति अनुकूल नहीं थी, और इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी डांस ग्रुप जो नृत्य समूह है वो सब हिस्सा लेते हैं। और ख़ास बात रही इस बार की कि 9 देशों के 100 जनजातीय कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इसमें मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट, इन सब देशों के भी जनजातीय यानी ट्राइबल जो कलाकार हैं वो सब पहुँचे थे वहाँ पर। ठीक है, 2 थीम रखी गई थी। कौन कौन सी थीम थी? तो वो थीम थी फसल कटाई पर होने वाले जो आदिवासी नृत्य है वो, और दूसरी थीम थी आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। तो उसको लेकर ये आयोजन किया गया है, महत्वपूर्ण बात है। तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, राजधानी क्या है? रायपुर। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नासा ने सूर्य की एक तस्वीर ली है, फोटो खींचा है, जिसमें सूर्य की सतह पर काले धब्बे यानी आँख और मुस्कान के समान ये धब्बे हैं। तो ये है क्या? मतलब सूरज जो मुस्कुरा रहा है, आपको फोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये सूरज मुस्कुरा रहा है और इसमें जो दो आँखें दिख रही है, होठ भी दिख रहा है एक तरह सा। तो ये है क्या? स्माइलिंग सन। तो इसका आंसर होगा कोरोनल होल है ये। नासा ने मुस्कुराते हुए सूर्य की एक तस्वीर, फोटोग्राफ जारी की है, कैप्चर किया है और उसको फिर जारी किया है, लोगों को दिखाया है। नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने इस फोटोग्राफ को कैप्चर किया और इसमें काले धब्बे हैं, आँख मुस्कान के समान है। नासा ने यह कहा है कि इन धब्बों को कोरोनल होल कहा जाता है, जिसे अल्ट्रावायलेट लाइट से ही देखा जा सकता है। हम अपनी नंगी आँखों से इसे नहीं देख सकते हैं। क्या होता है कोरोनल होल? ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ तेज सौर तूफान अंतरिक्ष में निकलती है। इन क्षेत्रों में सोलर मटेरियल कम होता है और उसका तापमान सूर्य के दूसरे जो हिस्से हैं उसकी तुलना में कम होता है। तो ऐसे में वे वहाँ पर बहुत गहरे रंग में दिखाई देते हैं और लगता है जैसे काला सा है। और ये 1 सप्ताह से कुछ महीने तक भी हो सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है अभी तक कि कोरोनल होल जो है वो किस कारण से होते हैं। वे सूर्य के उन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, हालांकि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऊपर और थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है कोरोनल होल की वजह से ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम सीधे सूर्य को देखेंगे तो हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो तकनीक है उसकी वजह से हम ये देख पाते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी की T20 रैंकिंग में नवंबर 2022 में नंबर 1 बल्लेबाज बैट्समैन कौन बने हैं? आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। 2 नवंबर को आईसीसी की T20 रैंकिंग जो है उसमें ये बात सामने आई है
और इस मामले में उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया है। तो आईसीसी की T20 रैंकिंग, उसमें अब सूर्य कुमार को 863 पॉइंट मिले हैं। ओके, और टीम रैंकिंग में भी हम कहेंगे, हम दिखा देते हैं, उसमें भी इंडिया की जो टीम है वो नंबर 1 पे है। महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार वो यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया, तो किस जिले में स्थित है? आंसर होगा चित्रकूट। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने 1 महीने पहले भी दिया था। देखिए उस समय क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य ने यह तय किया था कि रानीपुर वन्यजीव विहार होगा, वो टाइगर रिजर्व बनेगा, यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व। लेकिन अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके दी है। बताया उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व हो गया है। हालांकि इस पर थोड़ा डिबेट है, कुछ न्यूज़ में जो है 53वां बाघ रिजर्व कोई और बताया गया था, लेकिन चूंकि अब देश के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं 53rd ये टाइगर रिजर्व, तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चित्रकूट है वो वहाँ पर रानीपुर एक जगह है वहाँ मौजूद है, और दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद चौथा ये टाइगर रिजर्व हो गया है। देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने 27 सितंबर को ही इसकी मंजूरी दी थी कि वो टाइगर रिजर्व हो जाएगा। बुंदेलखंड में ये एक पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, करीब 52,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फैला होगा, और ये रिजर्व भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बनने का कारण क्या है? देखिए हुआ क्या है कि केन बेतवा नदी को जो जोड़ो परियोजना है मध्य प्रदेश में, उसकी वजह से मध्य प्रदेश में जो है कुछ इलाकों में पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पानी भरने की आशंका है काफ़ी बड़े इलाके में। तो इस वजह से जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने ये कहा था दोनों राज्यों से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से, कि अपने अपने इलाके में टाइगर रिजर्व, नए टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करें और वहाँ पर बनाएं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व उसे, और मध्य प्रदेश सरकार ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित किया। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिले में से घिरा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो अब होगा ये कि पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती और रानीपुर टाइगर रिजर्व से कनेक्ट किया जाएगा, और एक ग्रीन कॉरिडोर भी विकसित किया जाए ताकि वहाँ के जो बाघ हैं वो कुछ इस तरफ भी आ सकें। तो अब उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें। राजधानी लखनऊ है, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, और सीएम के बारे में बताई मैंने, योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। आरबीआई ने ई-रूपी का पायलट प्रोजेक्ट यानी टेस्टिंग स्टेज 1 नवंबर को लॉन्च किया है। तो किस तरह की करेंसी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, खासतौर पे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में उसके लिए। तो आंसर होगा इसका CBDC। वैसे मैं 2 बार बता चुका हूँ पिछले 1 साल में इसके बारे में, लेकिन चूंकि अब पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो CBDC फुल फॉर्म क्या है इसका? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने 1 नवंबर को होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए लॉन्च किया है। 2 तरह के ट्रांजैक्शन होने हैं ई-रूपी के। कौन कौन से? एक तो है होलसेल और एक है रिटेल ट्रांजैक्शन। तो अभी होलसेल ट्रांजैक्शन शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। 9 बैंक देश के उसको कनेक्ट किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट, ओके, और HSBC। तो फिलहाल होलसेल जो ई-रूपी है उसको सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, बॉन्ड है, उसकी बिक्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ई-रूपी है क्या? ई-रूपी जो है वो CBDC है यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ई-रूपी सॉवरेन पेपर करेंसी के समान है। इसकी वैल्यू मौजूदा जो करेंसी है उसी के बराबर है, फिर भी फिजिकल करेंसी के तौर पर ही इसको माना जाएगा।
डिजिटल करेंसी के बावजूद। ई रुपी को आप जेब में नगद नहीं रखेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, न तो ये वॉलेट में रहेगा, मतलब एक अकाउंट रहेगा जिसको आरबीआई सीधे गवर्न करेगी। आरबीआई की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी के रूप में ये प्रदर्शित किया जाएगा और वर्तमान में ये मुद्रा के रूप में एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर ये काम करेगा। ठीक है, आरबीआई इसे जारी करेगा और कमर्शियल बैंक इसे केवल वितरित करेंगे। एक बार बांट देने के बाद फिर कमर्शियल जो बैंक हैं, जो तमाम बैंकों के नाम बताएं, उन सब का कंट्रोल इस पर से ख़त्म हो जाएगा और सीधे जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ब्लॉकचेन तरीके से होगा। तो वो आरबीआई के प्लेटफॉर्म से आप किसी को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दे सकते हैं, बेच सकते हैं, ओके, भेज सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण ये इम्पॉर्टेंट बात है और इसके ज़रिए ये होगा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो इस तरह के जो ब्लॉकचेन की जो क्रिप्टो करेंसी है उसका चूँकि बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया है, तो इंडिया ने उसी तरीके का एक ई रुपी लॉन्च किया है। ठीक है, ये ब्लॉकचेन टेक्निक पर ही आधारित है, लेकिन चूँकि आप जो दूसरे ब्लॉकचेन संबंधित जो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो उन सब पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो अचानक उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, अचानक उसकी कीमत गिर जाती है, लेकिन बहुत लोगों ने निवेश भी किया हो। तो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित केंद्र सरकार ने ये सोचा, उसके बाद फिर आरबीआई ने ई रुपी को लॉन्च किया है। क्या अंतर है रुपया और ई रुपी में? रुपया और ई रुपी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बल्कि ई रुपी केवल डिजिटल संस्करण है करेंसी का। ठीक है, और ये कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे कैश के लेन देन आप करते हैं, वैसे ही डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई डिजिटली तो हम रुपया को भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, आप यूपीआई करते हैं, अलग अलग जो पेमेंट कंपनियां उसके ज़रिए, पेटीएम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फ़ोनपे हो गया, अमेजॉन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उसके ज़रिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक माध्यम लेते हैं अपने को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब क्या होता है कि बैंक वो पैसा पहले उस यूपीआई को देता है, फिर यूपीआई दूसरे बैंक को देती है, फिर वो ट्रांजैक्शन पूरा होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि आरबीआई के एक खाते में, मतलब आरबीआई के यहाँ आपका एक अकाउंट खुला हुआ है, एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे आपने सीधे यहाँ से ट्रांजैक्शन किया और किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस ई रुपये डिजिटल करेंसी को ना तो आरबीआई के पास जाएगा, सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि बीच में जितने जो माध्यम थे, बैंक था, यूपीआई था, वॉलेट कंपनी थी, उन सब की भूमिका ख़त्म हो गई। मतलब ट्रांजैक्शन इधर से उधर हो रहा है और निगरानी केवल कौन कर रहा है? तो निगरानी कर रहा है आरबीआई। ऐसे में क्या होगा कि जो मध्यस्थ बैंक हैं, यूपीआई के जो वॉलेट हैं, ये सब, इन सब की भूमिका ख़त्म हो जाएगी और उसके जो ट्रांजैक्शन चार्जेज वगैरह लगते हैं कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से, तो वो सब नहीं लगेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। हालांकि यूपीआई पर चार्जेज नहीं है, लेकिन अगर कोई यूपीआई रिसीव कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, आपको नहीं लगता है, लेकिन जब आप दुकानदार से आप सामान लेते हैं और यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मतलब मंथली कुछ चार्ज देना पड़ता है, चाहे वो बॉक्स के हो जिससे आवाज़ आती है कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सीधे ट्रांजैक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा और बीच में मध्यस्थ की भूमिका ख़त्म हो गई। विदेशों में ट्रांजैक्शन आसान हो जाएगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बेहतरीन ढंग से हो पाएगा और जो अभी चार्जेज लगते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, तो वो सब चार्जेज बच जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये भी होता है कि क्या बिटकॉइन की तरह इसकी माइनिंग की जा सकती है, उत्पादन किया जा सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। बिटकॉइन का माइनिंग की जा सकती है, बिटकॉइन को कंप्यूटर के एल्गोरिथम के जरिए उसको बनाया जा सकता है, लेकिन ई रुपी को नहीं बनाया जा सकता है। ई रुपी आरबीआई की नज़र रहेगी और उसकी माइनिंग नहीं की जा सकती है बिटकॉइन की तरह। ठीक है, ब्याज भी नहीं मिलेगा, महत्वपूर्ण बात। तो आरबीआई ने ये किया है।
आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी करेंसी पर फीचर होने वाली, मतलब प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? आंसर होगा अन्ना मे वोंग। दिवंगत यानी उनका निधन हो चुका है, हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी अन्ना मे वोंग। 1961 में ही डेथ हो चुकी है। तो उनको जो है फीचर किया गया है अमेरिकी मुद्रा पर, फोटोग्राफ देख भी रहा, और ऐसा होने वाली वो पहली एशियाई अमेरिकी बन गई। एशियाई अमेरिकी मतलब एशियाई मूल की है। मूलतः उनके जो परिवार के लोग थे वो चाइनीज़ थे। तो 1/4 डॉलर सिक्के पर उनकी जो फोटोग्राफ है उसको वहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। और अभी हाल ही में अमेरिका में इसको लॉन्च कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं? आंसर होगा जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया, ठीक है। 3 नवंबर को उन्होंने शपथ ली है लोकायुक्त के तौर पर। गवर्नर वहाँ के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो उन्होंने राजभवन में एक समारोह में शपथ दिलाई है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को अगर पसंद आ रहा हो ये करंट अफेयर्स तो, ठीक है। और मिलेंगे अब कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।